बिल्कुल, प्रारंभ किया जाए। आज हम अपने चुनाव के चक्कर में बहुत प्रचार प्रसार नहीं कर पाए हैं, जी, 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 जी। तो हम लोगों के बीच आज के वक्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रज प्रांत के अभिलेखागार प्रमुख श्रीमान मानवेंद्र भारत जी हम लोगों के बीच हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे बीच अ, भैया आशुतोष जी हैं। अब वो बहुत ही संघ के अ, एकदम जीवंत तेजस्वी, जिस तरुण तेजस्विता की आकांक्षा की जाती है, वैसे ही तरुण तेजस्वी हमारे स्वयं सेवक हैं। और उत्तरदायित्व भी विशिष्ट है, कार्य भी विशिष्ट है। और हम सबका सौभाग्य है कि हमारे स्वदेशी जागरण मंच के विश्वविद्यालय महाविद्यालय के संयोजक और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और युवा अर्थशास्त्री, जिनका बहुत सकारात्मक हस्तक्षेप है अर्थशास्त्र विषय में। और संयोग से आशुतोष जी, आपकी भी जन्मभूमि मैनपुरी है, तो ब्रज से ही है, ब्रज के छोरे हैं। और वास्तव में एक अर्थशास्त्र के साथ साथ आप बहुत अच्छे कवि और उपन्यासकार भी हैं, एकदम विपरीत। तो आज हमारे बीच हैं। और दत्तोपंत जी पर के आर्थिक दर्शन पर आपका विशिष्ट लगातार लेखन भी होता है, वाचन भी होता है, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच के हैं, स्वयंसेवक हैं। और दत्तोपंत जी पर संवाद करना हम सबके लिए गौरव का विषय है, गौरव का क्षण है। और बहुत ही प्रासंगिक विषय को माननीय मानवेंद्र भारत जी ने जोड़ा है। दत्तोपंत ठेगड़ी जी का नाम, जिन्हें हम लोग बहुत प्रेम से राष्ट्र ऋषि भी कहते हैं, भारतीय किसान संघ, राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना, और जब देश में आर्थिक संकट का दौर आरंभ हुआ तो स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना। तो एक कुशल संगठक करता, और शुरू में विद्यार्थी परिषद का भी दायित्व, क्षेत्र विस्तार का दायित्व द्वितीय सरसंघ चालक पूज्य गुरुजी ने दिया था, और उसका भी उन्होंने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। और संगठक तो अद्वितीय थे। मुझे याद है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष माननीय केबी पांडे जी, जो काशी प्रांत के संघचालक भी थे, वो कहा करते थे, उनकी सहजता थे। उस समय वो रीवा विश्वविद्यालय में, महाराजा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में फिजिक्स विभाग में प्रोफेसर थे। तो वो कहा करते थे कि वहां एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में दत्तोपंत जी आ करके और अग्रिम पंक्ति में आगे दरी पर बैठ गए थे। तो इतनी सरलता, इतनी सहजता। बाद में पूज्य रज्जू भैया भी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। जब देखा कि दत्तोपंत जी, तो इशारा किया गया उन्हें और फिर मंच पर लाने का प्रयास किया गया। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े विद्वानों के बीच मैं दर्शक के रूप में, और मुझे श्रवण करना है आज के विषय में, क्योंकि आज का विषय भौतिक विज्ञान का है और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का है। तो ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कृतित्व, इतना महनीय व्यक्तित्व, जिसे अर्थ, भारत की दर्शन, भारत की संस्कृति और भारत की अर्थव्यवस्था जब संक्रमण की बेला में थी, उस समय स्वदेशी जागरण का अभियान चलाया। स्वदेशी तो आदि अनंत है, और वह केवल आर्थिक दर्शन नहीं है, वह भारत की जीवन शैली है, वह सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है। और उस पर हमें कुछ कहना नहीं है। आज के महनीय विद्वान उस पर अपना वक्तव्य देंगे और लाइव प्रसारण भी होगा। हम तो एक छोटा मंच आयोजित करते हैं ताकि हम लाखों तक पहुंच सकें। तो मैं माननीय मानवेंद्र भारत जी के सम्मुख थोड़ा सा परिचय लोक पहल का प्रस्तुत करूंगा। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का सदप्रयास है। यह सदप्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, जिनकी संघ आयु 50 से 60 वर्ष हो चुकी है, इसके अध्यक्ष जीएल आर्या, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव रह चुके हैं। वर्तमान में इसके संयोजक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डॉक्टर बीके सिंह हैं। और प्रोफेसर अवनीश पार्थीटकर, प्रोफेसर संतोष सिंह, और मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ अभियांत्रिकी के निदेशक प्रोफेसर आलोक चौहान इसके महनीय
कर्णधारों में है, महत्वपूर्ण, जिनके आधार पर यह लोक पहल चलता है। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है कि हमारा लोक पहल पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का लोक पहल है। उन्हीं की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठार की ओर उन्मुख करना इस लोक पहल का परम उद्देश्य और ध्येय है। और लोक पहल के 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान है। पूज्य रज्जू भैया, अशोक जी, पूज्य अशोक जी सिंघल, पूज्य महंत अवैद्यनाथ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान है। और उन्हीं की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो वैचारिकी है उसी को आगे ले जाने का काम हमारा लोक पहल करता है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का प्रचार प्रसार करना, नीतियों को जन जन में ले जाना और पूरे भारत में प्रचारित प्रसारित करना हम स्वयं सेवकों का ध्येय है, वही हमारी निष्ठा है और वही हमारा संकल्प है। तो आज के कार्यक्रम में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मानवेंद्र भारत जी को पाकर हम लोग यह मंच कृतकृत्य है। और हमारे लोक पहल की एक परंपरा है कि हम अपने अतिथि का बहुत ही विनम्रता पूर्वक उसका परिचय प्रस्तुत करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि एक तरुण तेजस्वी स्वयंसेवक और राष्ट्र के यज्ञ में अपनी याज्ञिक आहुति देने वाला युवा आशुतोष सिंह तोमर लोक पहल की दिल्ली का पूरा काम देखते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में लोक पहल योगी जी का यह संदेश दिल्ली में भी अपनी अनुगूंज बनाए हुए है। तो मैं माननीय आशुतोष जी से निवेदन करूंगा कि माननीय भाई साहब का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। माननीय आशुतोष जी। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत स्पष्ट है आवाज। सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान को समर्पित और राष्ट्रीयता के भाव बोध से परिपूर्ण ये अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म लोक पहल, जिसको परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है, इसमें आज के वक्ता श्रीमान मानवेंद्र भारत जी हैं। आप बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और आपकी बाल्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा मथुरा से हुई और आपका जन्म भी मथुरा में हुआ। आपने अमरनाथ विद्या आश्रम शिक्षण संस्थान से 10वीं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात स्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग से किया और आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य रहे। और आपके नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने अपने विशेष कार्यों से और एबीवीपी के नेतृत्व में अपने जीत का डंका बजाया। तत्पश्चात आप मथुरा आए और आपने ब्रज प्रांत में प्रचारक बनने का निर्णय लिया और आप आज तेजस्वी और यशस्वी प्रचारक बनकर हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। वर्तमान में आप पर दायित्व अभिलेखागार प्रमुख का दायित्व है और आप अभी हमारी जन्मभूमि एटा में आपका प्रवास होता रहता है और हमको आपका सानिध्य और मार्गदर्शन मिलता रहता है। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आशुतोष जी। प्रचारक का, संघ के प्रचारक का अर्थ है अपने व्यष्टि का होम कर देना और समष्टि की ओर अपना कदम बढ़ा देना, अपने सारे अरमानों का गला घोट देकर देश सेवा, भारत सेवा और भारत माता के लिए अपने को समर्पित कर देना ही प्रचारक का अर्थ होता है। यही उसका अभिप्राय है। और पूज्य भगैया जी कहते हैं कि जब त्याग और वैराग्य एक जगह एकत्रित हो जाता है तो उसे हम प्रचारक कहते हैं। ऐसे ही प्रचारक और हमारे महनीय वक्ता और युवा तेजस्वी और कृष्ण की धरती से और कृष्ण की धरती पर ही दीक्षा ली, ऐसे हमारे मानवेंद्र भारत जी आज अपना वक्तव्य देंगे। माननीय दत्तोपंत जी के। जी जी भाई साहब, क्षमा चाहूंगा, हमारे मध्य एक और हमारे ब्रज प्रांत के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनका भी परिचय देना चाहूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुरेंद्र भागवत जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप यशवंत हॉस्पिटल आगरा के संस्थापक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है जो हिंदू धर्मांतरित हो जाते हैं उनको पुनः घर वापसी कराने के लिए जो कार्य करता है, ऐसा हमारा हिंदू जागरण मंच, उसमें आप पूर्व प्रदेश महामंत्री रहे हैं और आप श्रेष्ठ हिंदू विचारक के नाते हमारे ब्रज प्रांत में सभी का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। और मैं आयुष जी से कहूंगा कि डॉक्टर सुरेंद्र जी को पैनल में ले लें।
आयुष जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी को पैनल में लीजिए। आपका डॉक्टर सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हम लोग भी हिंदू जागरण मंच से जुड़े हैं। इस समय पूर्वी क्षेत्र के संगठक माननीय शिव मूर्ति जी भाई साहब हैं, उनका बड़ा अनन्य आशीर्वाद होता है। वो और माननीय योगी जी के भी मठ में करीब अपने प्रचारक रहते हुए वो बहुत लंबे समय तक माननीय शिव मूर्ति जी थे। तो हिंदू जागरण मंच अपना विचार परिवार है और लगातार प्रयास कर रहा है। अब मैं बिना कोई विलंब किए माननीय मानवेंद्र भारत जी से निवेदन करूंगा कि आज के महत्वपूर्ण विषय पर अपना पाठ्य प्रदान करें। माननीय मानवेंद्र भारत जी। सभी को यथा योग्य नमस्कार। आज की इस व्याख्यान माला में उपस्थित सम्मानित बंधु एवं भगिनीगण, मैं ये सोच रहा था कि महापुरुषों की चर्चा अर्थात उनका स्मरण ऐसा क्यों, जबकि वो तो चले गए, पर हम ठीक रहें, उनके बताए गए मार्ग पर निरंतर। इसलिए इन महापुरुषों का स्मरण, क्योंकि हम थोड़े दुर्बल हैं, इसलिए हमको उनका स्मरण करना आवश्यक ही हो जाता है। तो मैं भी सोच ही रहा था कि उनका स्मरण क्यों। विश्व के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं, ये हमने नहीं कहा, ईश्वर दूत, ईश्वर निष्ठ 2-2, 3-3 हजार साल रुकना पड़ता है। लेकिन भारत सौभाग्यशाली है कि ईश्वर दूत या ईश्वर निष्ठ कहें, वो अनवरत आ रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा, ईश्वर निष्ठ एक नहीं चलेंगे, अनवरत आने चाहिए। दुनिया के नक्शे पर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो ईश्वर निष्ठ लोगों को निकट से देखता है। आप सब, हम सब साक्षी हैं। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, महर्षि अरविंद जी, हमें भी समय समय पर अवसर मिला है और कहीं ना कहीं महापुरुषों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। भाग्यशाली के संदर्भ में जब हम विचार करते हैं कि भाग्यशाली माने क्या, तो ध्यान में आता है कि हमारा जन्म ऐसे कालखंड में हुआ, बहुत कम लोग बचे। हमारे बीच में भी आपने सबने अभी स्वयंसेवकों में, सामाजिक कार्यकर्ताओं में हम सबने ध्यान भी आया होगा और विचार भी किया होगा कि बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जिन्होंने पारतंत्र का जीवन देखा, अर्थात संघर्ष का या गुलामी का काल देखा। हम सौभाग्यशाली हैं, हमने तो स्वतंत्र नागरिक कहलाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। ये परिवर्तित भारत में हमारा जन्म हुआ, परिवर्तन की एक दिशा में जिसमें भारत की गद्दी दिखाई देती है। आज ये बताना नहीं पड़ता कि हम भारत के निवासी हैं। हमारी कृतित्वता, हमारी नेतृत्वता, हमारी जो व्यक्तित्वता है, वह दर्शाती है कि भारतीय हैं। अर्थात भारत की गद्दी आज श्रेष्ठ दिखती है और हम इसके साक्षी हैं। ये भाग्यशाली के संदर्भ में मेरे ध्यान में आता है, आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कभी कभी संतों की वाणी जब वो बोलते हैं, हम पढ़ते थे, लिखते थे या उनके विचार में स्मरण करते थे, तो हम उनके विचारों पर, उनकी वाणी पर हमको कभी कभी संभ्रम अर्थात कहीं ना कहीं संशय रहता था कि ये कह तो रहे हैं, लेकिन होगा कि नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने आज से 120-130 वर्ष पूर्व
यह कहा होगा कि भारत माता स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठकर विश्व को मार्गदर्शन कर रही है, तब कहीं ना कहीं उस समय लोगों के ध्यान में कहीं ना कहीं संभ्रम या संशय पैदा हुआ होगा। अगर महर्षि अरविंद जी ने कहा होगा कि भारत शक्तिशाली है, आध्यात्मिक देश है, मृत्युंजय भारत है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका रही होगी। लेकिन हम कभी कभी आसपास की स्थिति परिस्थिति देखते हैं तो देखने पर निराशा का भाव दिखाई देता है। लेकिन चूंकि हम भाग्यशाली हैं, आज का भारत गौरवान्वित हो रहा है। इस गौरवान्वित होने के इस कालखंड में नींव के जो पत्थर हैं उनका स्मरण हम कर रहे हैं। पत्थर तो चले गए, उनका स्मरण हमारे लिए आवश्यक है। अभी मूल में पत्थर चले गए लेकिन नींव बची है, इसलिए हम पत्थरों का स्मरण कर रहे हैं, उनके जीवन से दिशा ले रहे हैं। स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के बारे में जब हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि वो क्या नहीं थे। ये प्रश्न मेरे मन में आता है कि स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी क्या नहीं थे। केवल वो संघ के प्रचारक थे, केवल मजदूर संघ के संस्थापक सदस्यों में थे। उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व को शब्दों में वर्णित करना कठिन कार्य है। तो इस प्रकार मन में एक शब्द आता है कि एक श्रेष्ठ साधक, तपस्वी, साधक और तपस्वी कहने में सब बातें आ जाती हैं, और इसलिए इन शब्दों का जो भाव है और उस भाव का जब हम चिंतन करते हैं तो इसका जो मूलभूत चिंतन है वो भारत के चिंतन के लिए है, वो भारत के चिंतन में है। हमें तो कभी कभी लगता है कि जैसे हम लोग या मैं कुछ कह रहा हूं या मैं कुछ बता रहा हूं तो आनंद आता है, ऐसा अहंकार का बीज मन में रहता है जो उभर कर आता है। ध्यान में आएगा कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा नेतृत्व करता है, तो उनके भी ध्यान में आता है कि जो मैं कह रहा हूं वो बहुत अच्छा है, मुझे उससे आनंद आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं अहंकार का रूप लेता है, और वो अहंकार पहले बीज के रूप में, फिर वो धीरे धीरे अंकुरित होता जाता है। जब पूज्य ठेंगड़ी जी का स्मरण करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि अहंकार नाम का अंश मात्र भी अहंकार उनके जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। इसी बात का अंतर है। किसी ने उनसे मिलने पर एक प्रश्न किया और प्रशंसा भी की कि आप श्रेष्ठ चिंतक हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, आप भारत को दिशा देने वाले हैं, आप मूलभूत चिंतक हैं। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि मैं चिंतक तो नहीं, मैं अच्छा वक्ता तो नहीं। अगर मैं चिंतक होता तो मैं अन्य महापुरुषों के कोटेशन देखकर अपनी बात नहीं रखता।
अपनी बात मैं स्वयं रखता, क्योंकि वास्तव में जो अन्य महापुरुषों के कोटेशंस हमारे ध्यान में आते हैं और हम उनको कहीं रखते हैं, तो हम उन्हीं कोटेशंस को वहां रखते हैं जिससे हमारे हृदय का समन्वय होता है, जिसको हमने गहराई से समझा होता है। उन कोटेशंस को हम किसी भी व्याख्यान माला में, किसी भी वार्तालाप में रखते हैं। केवल पुस्तकों के अथवा पैराग्राफ पढ़कर बताना ऐसा नहीं है। ध्यान में आएगा कि उन्होंने श्रेष्ठ जीवन जिया, महसूस किया और अपने हिसाब से समाज में परिवर्तन की दिशा नहीं दी। समाज के हिसाब से, समाज के अनुसार, समाज के अनुरूप क्या सुधार हो सकते हैं, वह उन्होंने बताया। और इसीलिए उनका जीवन उस प्रकार का रहा। जब उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में हमारे ध्यान में आएगा, कई स्थानों पर पढ़ने में भी आता है कि पांचजन्य के संस्थापक रहे डॉक्टर भानु प्रताप शुक्ल जी। उनका वर्णन है, उन्होंने दत्तोपंत जी के बारे में वर्णन किया है कि जब हम शब्द सुनते हैं तो ठेंगड़ी जी की जो प्रतिज्ञा हमारे सामने खड़ी हो जाती है, तो वो इसको वर्णित करते हैं। वो कहते हैं कि सहजता और सादगी दत्तोपंत जी के जीवन में कैसी महात्मा गांधी जी के समान थी। सहजता और सादगी महात्मा गांधी जी के समान थी। राष्ट्र के प्रति निष्ठा और ध्येय के प्रति समर्पण उनके जीवन में डॉक्टर हेडगेवार जी के समान था। और उनका जो आध्यात्मिक जीवन रहा, वो देखने से ध्यान में आता है कि स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी आदि अन्य महापुरुषों का स्मरण होता है। उनका आध्यात्म उनके जीवन में दिखाई देता था। वैसे ये अद्भुत है, तीनों चीज एक साथ, तीनों गुणवत्ताएं एक साथ, तीनों गुण एक साथ बहुत कम दिखाई देते हैं। हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी योग की परिभाषा लिखते हैं, तो वो योग को वो 4 शब्दों में वर्णन करते हैं। योग को उन्होंने 4 प्रकार से परिभाषित किया है। योग को 4 प्रकार से उन्होंने विभाजित किया है। कहा है राजयोगी होता है, दूसरा कोई ज्ञान योगी होता है, कोई कर्म योगी होता है, तो कोई भक्ति योगी होता है। अर्थात कोई ज्ञान योग करता है, कोई राज योग करता है, किसी का कर्म योग होता है, कोई भक्ति योग करता है। उसमें कहा गया है कि व्यक्ति एक एक विधा में बहुत साधना करते हुए आगे चलता है, परंतु जब हम देखते हैं तो उसकी कुछ मर्यादाएं भी ध्यान में आती हैं। राजयोगी वो कहते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि राजयोगी अर्थात जो राजयोगी होता है
वो अपने स्वयं के उत्थान में प्रयत्न करता है, साधना करता है। श्रेष्ठता में कोई कमी नहीं है, लेकिन राजयोगी कहीं कुछ मात्रा में आत्म केंद्रित, स्वयं का उत्थान, स्वयं के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन जो ज्ञान योगी होता है वो बड़ा रूखा सूखा ऐसा प्रतीत होता है। हमारे बीच में यहाँ इस वेबिनार में मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो ज्ञानी होता है अर्थात ज्ञान योगी होता है वह बड़ा रूखा सूखा दिखाई देता है। कई बार उसे लोग देखकर कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं या ज्ञान योगी होते हैं उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो हर समय हमेशा ही वो गंभीर चिंतन में रहते हैं। तो हमारे ध्यान में आता है कि ज्ञान योगी माने क्या? ज्ञान योगी माने रूखा सूखा, चेहरे पर मुस्कान दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका चिंतन देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही गंभीर रूप से दिखाई देता है। तीसरा योग बताया गया है भक्ति योग। भक्ति योग जो भक्ति के मार्ग पर चलता है उसके बारे में कहा जाता है कि वो जिसका भक्त होता है उसको उसके दोष दिखाई नहीं देते। अर्थात जो भक्ति के मार्ग पर चलता है, भक्ति योग करता है, तो वो जिसकी भक्ति करता है उसको उसके सामने वाले के अर्थात जिसकी वो भक्ति कर रहा है उसके दोष दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात पूर्ण श्रद्धा है, माने भक्ति के मार्ग पर, भक्ति योग में पूर्ण श्रद्धा है। चौथे स्थान पर कर्म योगी आता है। कर्म योगी के बारे में कहा गया है कि उसको अपने एक कर्म का एकमात्र अंश अहंकार कहीं न कहीं उसके कर्म के कारण से उसके मन में, उसके भाव में, उसके विचार में आ ही जाता है कि ये जो कर रहा है वह मैं कर रहा हूं। अर्थात कर्मयोगी के कर्म के कारण उसके मन में, उसके विचार में, उसके भाव में अहंकार कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है। लेकिन इन चारों योगों की जब हम समष्टि करेंगे या जब इन चारों योगों की जब हम कमियां या दोष निकाल देंगे और इन चारों योगों को मिला देंगे तब एक योगी की पूर्ण प्रक्रिया बनती है। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के लिए हमारे लिए गर्व की बात है कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के लिए चारों शब्दों को अगर हम जोड़कर बताएं और चारों की गलतियां निकाल दें तो इसके अलावा दत्तोपंत जी के जीवन में है क्या? दत्तोपंत जी के जीवन में है तो श्रेष्ठ योगिता, श्रेष्ठ साधक, श्रेष्ठ तपस्वी। और इसलिए कहा भी गया है कि दत्तोपंत जी अर्थात श्रेष्ठ योगी। एक बार संघ शिक्षा वर्ग में सामाजिकता पर आपसी चर्चा हो रही थी। पूज्य दत्तोपंत जी से एक स्वयंसेवक जो शिक्षा वर्ग के शिक्षार्थी थे उन्होंने कहा, पूज्य ठेंगड़ी जी ये कार्य हमको कब तक करना है? ये शाखा लगाना, ये संघ का काम करना, प्रातः जागरण करना, बैठक करना, ये कब तक करना है?
पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने बड़े प्यारे शब्दों में कहा कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, अर्थात कार्य सफल ही होगा, कार्य सफल होगा ही होगा। अगर असफल होगा भी तो वो भी ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही होगा। माननीय दत्तोपंत जी कहते थे कि संगठन की मूलभूत इकाई, मैं इस विषय पर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय दत्तोपंत जी कहते थे कि संगठन की जो मूलभूत इकाई है, संगठन माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, संगठन माने विचारों का संगठन, संगठन माने जो अपनी समाज में सज्जन शक्ति है उसका संगठन, वैचारिक संगठन। उस वैचारिक संगठन की जो मूलभूत इकाई है वो परिवार है। अपने कई प्रसंगों में ध्यान में आता था कि वो कहते थे कि परिवार में सामाजिकता आवश्यक है। परिवार माने क्या? भाई का दुख मेरा दुख, पड़ोसी का दुख मेरा दुख, गरीब का दुख मेरा दुख, हिंदू का दुख मेरा दुख। ऐसा विचार जब उनके ध्यान में आता था तो वो कई बार संघ शिक्षा वर्गों में कहानी सुनाते थे। वह कहानी हम सब लोगों के लिए बड़े ही प्रेरक हो सकती है। एक बार संघ शिक्षा वर्ग में परिवार प्रबोधन के बारे में बोलते हुए माननीय दत्तोपंत जी जब संघ शिक्षा वर्ग के बौद्धिक के समापन के पश्चात अपने कक्ष की ओर जा रहे थे तो एक शिक्षार्थी ने पूछा कि ये सामाजिकता क्या है, परिवार की सामाजिकता क्या है? तो पूज्य दत्तोपंत जी ने कहा कि आप इस प्रश्न को करने वाले, इस प्रश्न को पूछने वाले, आप पहले स्वयंसेवक, पहले व्यक्ति या पहले कार्यकर्ता नहीं हो। ऐसे प्रश्न महाभारत काल से आपस में सज्जन शक्ति ने ऐसे प्रश्न किए हैं। पूज्य दत्तोपंत जी बताते थे कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन जी में आपस में संवाद हो रहा था। तो अर्जुन जी के बारे में हम और आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी से उनकी प्रतियोगिता किसी न किसी विषय पर चलती थी। तो अर्जुन जी ने कृष्ण जी से कहा, हे श्री कृष्ण जी, ये परिवार में सामाजिकता का अर्थ क्या है? तो दत्तोपंत जी उस स्वयंसेवक को अपना वो सेम प्रसंग याद कर कर उसको समझाते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन जी के बीच में क्या संवाद हुआ। तो अर्जुन जी ने कहा कि सामाजिकता, परिवार में सामाजिकता का अर्थ क्या है? तो श्री कृष्ण जी ने बड़े सहज भाव से अर्जुन जी से कहा, मैं आपको ये समझाता हूं। श्री कृष्ण जी उनको छत पर लेकर गए। जब उनको वो छत पर लेकर गए तो एक पतंग आसमान में उड़ी हुई थी। तो अर्जुन जी ने कहा कि हाँ बताइए, क्या बताना चाहते हैं? तो श्री कृष्ण जी ने वो पतंग उड़ाकर कहा कि वो सामने पतंग दिखाई पड़ती है? बोले जी दिखाई पड़ती है।
बोले कितना ऊपर और जा सकती है? बोले जितना इसकी डोर लंबी है उतना और ऊपर जा सकती है। बोले इसको अगर डोर को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो अर्जुन जी ने कहा और ऊंची जाएगी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा अगर मैं इस डोर को तोड़ दूं तो क्या होगा? इस विषय पर आपस में विचार होता है। और सामाजिकता परिवार में कैसी हो? श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी के बीच के संवाद में कृष्ण जी उस डोर को अर्जुन जी के कहने पर तोड़ देते हैं। कुछ क्षण के लिए तो वो पतंग थोड़ी ऊपर जाती है, लेकिन वो पतंग फिर उसके बाद हिचकोले खाकर नीचे 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 होते हुए बिल्कुल नीचे चली जाती है। तो अर्जुन जी को कृष्ण जी ने बताया कि जिस प्रकार से ये जो पतंग ऊपर जा रही थी, जिसकी डोर हमारे हाथ में थी, ये परिवार की डोर थी। और जब परिवार की डोर टूट जाती है तो फिर वो ऊपर नहीं, वो नीचे आ जाती है। अर्थात दत्तोपंत जी ने उस कार्यकर्ता को ऐसे श्रेष्ठ उदाहरण से समझाने का प्रयास किया। हम सबके ध्यान में आएगा कि अन्य विशेष कई कई संगठनों के संस्थापक पूज्य दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, आपका जन्म 10 नवंबर 1920 को महाराष्ट्र में एक तहसील पड़ती है वर्धा, अभी वो जिला हो गया है। और वहां पर एक आरवी नामक ग्राम है, वो गांव है, आरवी एक गांव है, वहां पर उनका जन्म हुआ। दत्तोपंत जी के पिताजी श्री बापूराव ठेंगड़ी जी, वो भी एक सुप्रसिद्ध अधिवक्ता थे। माताजी श्रीमती जानकी देवी जी गंभीर आध्यात्मिक अभिरुचि से संपूर्ण परिपक्व, और उनका जो साक्षात करुणा मूर्ति और भगवान दत्तात्रेय की वो परम भक्त थी। परिवार में एक छोटा भाई भी श्री नारायण ठेंगड़ी जी और एक छोटी बहन श्रीमती अनुसुईया। ऐसा सामान्य परिवार, सामान्य के साथ साथ परिवार की श्रेष्ठता, जब पूज्य दत्तोपंत जी 11वीं की कक्षा आरवी जो उनका गांव था वहां म्युनिसिपल हाई स्कूल में संपन्न की, बाल्यकाल से ही काफी मेधावी, प्रतिभावान और नेतृत्व क्षमता जो उनकी थी वे उनकी चर्चा योग्य थी। बाकी शेष आगे की पढ़ाई के लिए उनका जीवन शहर की ओर जाना था। पहले गांव में शिक्षा की सीमित स्थान हुआ करते थे, सीमित शिक्षण संस्थान भी सीमित हुआ करते थे। तो 15 वर्ष की अल्पायु में जो अपनी तालुका, महाराष्ट्र में कहते हैं अपनी तालुका अर्थात जो तहसील होती है, वहां पर वो एक वानर सेना का उन्होंने निर्माण किया। वानर सेना अर्थात किसी भी कार्य में लगे और उस कार्य को झटपट कर उसका परिणाम लाए, ऐसी वो वानर सेना के 15 वर्ष की अल्पायु में उसके अध्यक्ष बने। अगले वर्ष म्युनिसिपल हाई स्कूल आरवी के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। महज संयोग या ईश्वर प्रदत्त पूज्य दत्तोपंत जी ठेंगड़ी 1936 में नागपुर के मॉरिस कॉलेज में दाखिला लेकर
अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। और ये सौभाग्य था कि जिस मॉरिस कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे, उस अध्ययन के समय में भी पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एक क्रांतिकारी संगठन, मेरे ध्यान में आता है कि ये 1936, 1937, 1938 जब उनके एलएलबी की शिक्षा के समय की बात है, तब वो 1936 से 1938 तक वो क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, अर्थात जो हिंदुओं के, उस समय हिंदू अर्थात ये बताने की आवश्यकता नहीं है, कई इस समाज के, तो बाद में इस समाज में समाज का सहारा लिया और समाज के बीच कहीं ना कहीं सो कॉल्ड समाज के वो नेतृत्वकर्ता बने। ऐसे कुछ लोग कहते थे कि मैं दुर्भाग्य से हिंदू हूं। ऐसे विचारों को मन में टीस लेकर, ऐसे विचारों को मन में संकल्पित करके कि मुझे ऐसी व्यवस्थाओं का, हमको इस हिंदू समाज का जागरण करना है। हिंदू माने क्या, इसका मुझको जितना बोध है, उस बोध को वैचारिक व्याख्यान माला, वैचारिक वाद विवाद, तो प्रतियोगिता बाद में हुई, इन कई प्रकार के माध्यमों से पूज्य दत्तोपंत जी इस संगठन की स्थापना की। बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो एक महाराष्ट्र में एक ख्याति प्राप्त संगठन हुआ। हिंदू माने क्या, तो हिंदू माने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऐसा ध्यान में आने लगा। श्रद्धेय दत्तोपंत जी के बारे में हम सबके मन में कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। जब शुरुआत में मैंने पढ़ा कितना श्रेष्ठ चिंतक, कितना श्रेष्ठ साधक, तो वो संघ के संपर्क में आए कैसे, ये भी मन में प्रश्न उठता है। जब प्रश्न उठता है तो हमारे ध्यान में आता है कि श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी अपने बाल्यकाल से ही शाखा में जाते थे। 1934 में वर्धा जिले के शीत शिविर में पहली बार उन्होंने पूज्य डॉक्टर जी के दर्शन किए और उस शीत शिविर में उनका उद्बोधन सुनने का मौका भी मिला। लेकिन वो शिक्षा में अपना समय देने के बाद वो शाखा के संघ के कार्यक्रमों में आते थे। वो भले ही नियमित स्वयंसेवक नहीं थे, अनियमित स्वयंसेवक थे, फिर भी वो नागपुर में आने के बाद अपने सहपाठी और वो उस शाखा के मुख्य शिक्षक श्री मोरोपंत जी पिंगले, उनके सानिध्य में पूज्य दत्तोपंत जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी संघ शिक्षा वर्ग, अर्थात प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, इनका शिक्षण क्रम पूरा किया। 1936 से नागपुर में अध्ययनरत होने के पश्चात माननीय मोरोपंत जी से मित्रता के कारण दत्तोपंत जी को, पूजनीय डॉक्टर जी को प्रत्यक्ष देखने, उनको सुनने का अनेक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगे चलकर परम पूजनीय श्री गुरु जी का अगाध स्नेह और सतत मार्गदर्शन जो उनको प्राप्त हुआ, वह भी सौभाग्य रहा।
पूज्य श्री गुरु जी के बारे में कहते हैं कि गुरु जी सहज, साधारण और उनकी जो दूरदृष्टा जो सोच थी, जो उनका विजन था, जो उनका दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण में, उस फ्रेम में पूज्य दत्तोपंत जी का जो जीवन था, जो उनकी कार्यशैली थी, वो उस प्रचारक जीवन कैसा हो, जो पूज्य गुरु जी की संकल्पना थी, वो उस फ्रेम में कहीं ना कहीं, उस फ्रेम में वो कहीं ना कहीं सेट होते दिखे। तो पूज्य गुरु जी के काफी सतत संपर्क और मार्गदर्शन के पश्चात दिनांक 22 मार्च 1942 को संघ के प्रचारक का चुनौती भरा दायित्व स्वीकार कर, क्योंकि उनकी क्षमता कई भाषाओं में पकड़, तो उनको केरल के सुदूर प्रांत में संघ का विस्तार करने के लिए पहली बार, जो आजकल चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है कालीकट, हिंदी में उसको कालीकट बोलते हैं और अंग्रेजी में कोझिकोड, वो वहां पहुंचे। उस समय संघ का इतना विस्तार नहीं था, लेकिन कहा जाता था कि आपको वहां जाना है। तो 1942 से लेकर 1945 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते यशस्वी कार्य जो उन्होंने खड़ा करने का प्रयास किया, 1945 से 1947 तक कलकत्ता में संघ के प्रचारक के नाते 1948 से 1949 तक बंगाल, आसाम, ऐसा एक जो सामूहिक प्रांत था, बंगाल और असम को मिलाकर उसके प्रांत प्रचारक का दायित्व उन्होंने निर्वहन किया। इस समय राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत विभाजन, पूज्य महात्मा गांधी की हत्या, ऐसी उत्पन्न परिस्थितियों का बहाना बनाकर संघ पर आरोपित प्रतिबंध और देशभक्तों द्वारा अन्यायकारी प्रतिबंध के विरुद्ध देशव्यापी सत्याग्रह। इसी बीच जून में सरकार के साथ बातचीत, और बातचीत का जो घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा, उसमें श्री वेंकटराम शास्त्री जी की मध्यस्थता में सरकार ने संघ पर लगाया प्रतिबंध वापस लिया। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में श्रद्धेय दत्तोपंत जी को बंगाल से वापस बुलाकर नागपुर बुलाया गया। उनकी आवश्यकता, क्योंकि जो केंद्र बिंदु था, जो हेडक्वार्टर था, वहां कहीं ना कहीं दिखती थी, लेकिन सुदूर विपरीत परिस्थितियों में उनके मन का जो भाव था, उनके मन में भी जो जीवन के प्रति संकल्पना थी, जो उनके विचार में रचनात्मकता थी, वो कई अन्य संगठनों की स्थापना को रूप देकर फूट निकली। पूज्य दत्तोपंत जी विद्यार्थी परिषद, ध्यान में आता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वह संगठन जो कभी इस देश में, यहाँ पर छात्र हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे छात्र हुए, तो इस देश में जो कभी छात्रों को, कभी शिक्षा को, कभी शिक्षण संस्थानों को, भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, विश्व में भारत विश्व पटल पर था। लेकिन पारतंत्र काल के पश्चात, मुगल आक्रांताओं के पश्चात, शुरुआती राजनीतिक गठन के कारण जब दिखाई दिया कि छात्रों के हितों का हनन होने लगा है,
तो पूज्य दत्तोपंत जी ने 9 जुलाई 1949 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की अनौपचारिक घोषणा की और पूज्य दत्तोपंत जी को विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य तथा नागपुर विदर्भ के प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनको जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि यह विचार, यह रचना पूज्य दत्तोपंत जी के मन में संकल्पना आई थी कि विद्यार्थियों के बीच में कार्य कैसा हो, तो उनको इसके नाते नागपुर और जो विदर्भ प्रांत था उसके प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दी गई। श्री दत्ताजी डिडोलकर, उनके उस समय के छात्रों के जो विचार थे, छात्रों का जो चिंतन था, उसमें पूज्य दत्तोपंत जी के विचारों को वो कहीं ना कहीं समन्वय के रूप में, उनको जोड़ने के रूप में पूज्य दत्ताजी डिडोलकर, उनको उस समय विद्यार्थी परिषद का महामंत्री नियुक्त किया और ऐसे ही बवन राव पाठक, उनको पहला विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। अर्थात विद्यार्थी परिषद की प्रारंभिक जो नींव नागपुर और विदर्भ प्रांत से रखी गई, उसमें सबसे पहली समिति में 3 कार्यकर्ता, पूज्य दत्तोपंत जी प्रदेश अध्यक्ष के नाते, दत्ताजी डिडोलकर महामंत्री के नाते और बवन राव पाठक जी को उस समय का संगठन मंत्री नियुक्त किया गया। विद्यार्थी परिषद ने नागपुर विदर्भ में सरकार के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, अर्थ मंत्री, राज्यपाल आदि सभी को अपने उत्सवों में बुलाने का क्रम विद्यार्थी परिषद ने जारी रखा। अन्न मंत्री उस समय के गोपाल राव काले ने नेतृत्व में जो अधिक अन्न उपजाऊ अभियान चलाया, उस विद्यार्थी परिषद ने पूरी शक्ति के साथ उसका समर्थन किया। ऐसा अभियान जो अधिक अन्न उपजाऊ, उसका उस समय विद्यार्थी परिषद ने पूरी शक्ति के साथ समर्थन किया। पूरी प्रदेश में जन जागरण की दृष्टि में कार्यक्रम हुए। बड़ौदा, फेटरी, गुमथला, ये ऐसे स्थान जो नागपुर से सुदूर जंगल के क्षेत्र में सरकारी योजना के अंतर्गत कंपोस्ट खाद तैयार करने के यशस्वी प्रयोग भी हुए। प्रादेशिक सरकार ने भी एक डॉक्यूमेंट्री के द्वारा विद्यार्थी परिषद के इन प्रयासों को उचित प्रसिद्धि दी थी। तो विद्यार्थी परिषद छात्रों के साथ साथ समाज में जहां उनको दिशा लगती थी, उनके मन में संकल्पना, तो दत्तोपंत जी के शब्दों में वह कहते थे, हमारी कार्यकारिणी ने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर स्वयोग व्यक्तियों के भाषण विद्यार्थियों के लिए करवाने का विचार किया। नियमित अभ्यास क्रम में आने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर सुयोग्य प्राध्यापकों के भाषण करवाए गए। वे कहते थे कि अभ्यास क्रम के बाहर भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी विद्यार्थियों को यह विद्यार्थी कार्यकारिणी ने कराई। वे पूज्य दत्तोपंत जी वे अपना विषय जब रखते थे, तब उनका विजन, उनका दृष्टिकोण, वे अपना खुद का विचार नहीं होता था। वे समाज के चिंतन को लेकर, समाज की आवश्यकता को लेकर, समाज के सामने जो चुनौती थी उनको ध्यान में रखते हुए वह चिंतन था। उस समय मध्य प्रदेश मजदूर आंदोलन का इतिहास, इस विषय के संबंध में उस समय के तात्कालिक इंटक माने जो एक कांग्रेस की एक संस्था इंटक, उसके अध्यक्ष श्री PY देशपांडे जी, इनके साथ में बात करूं, यह पूज्य दत्तोपंत जी ने तय किया। पूज्य दत्तोपंत जी
विद्यार्थी परिषद के साथ साथ भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, अन्य विविध संगठनों की स्थापना के सूत्रधार बने। पूज्य गुरुजी जब शाखा में जाते थे तो उनके ध्यान में आता था कि हमारी शाखा में विद्यार्थी आता है, हमारी शाखा में व्यवसायी आता है, तो लेकिन ध्यान में आता था कि जो मध्यम वर्गीय है, जो निम्न मध्यम वर्गीय है, वह मजदूर। तो पूज्य गुरु जी के दृष्टिकोण में था कि मजदूर क्षेत्र में भी अपने संघ कार्य का प्रवेश हो। श्रद्धेय दत्तोपंत जी मजदूर क्षेत्र का अध्ययन करने को 1949 में पूज्य श्री गुरु जी का आदेश मिला। इस प्रकार पूज्य दत्तोपंत जी के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया, जो उनकी रुचि, उनकी क्षमता, उनकी रचनात्मक शैली के बिल्कुल अनुकूल था। ऐसा लगता है मानो मजदूर आंदोलन दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के लिए प्रदत्त हुआ था। विद्यार्थी परिषद के जन जागरण कार्यक्रमों के दौरान वहां से संपर्कित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात जो इंटक थी, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष थे श्री पीवाई देशपांडे जी, उससे उनका अच्छा संपर्क हुआ। विचारों में कहीं ना कहीं कार्य के लक्ष्य में थोड़ा अंतर था, लेकिन उनका भी चिंतन था कि देश के लिए मजदूरों के हित में कार्य किया जाए। उसी का लाभ लेते हुए दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने इंटक में प्रवेश किया। इंटक में प्रवेश के पश्चात अपनी प्रतिभा, अपनी संगठन कौशल्य क्षमता के बल पर थोड़े समय इंटक से संबंधित 9 यूनियनों में श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को अपना पदाधिकारी बना दिया। अर्थात जिस संगठन में वे उस संगठन की कार्यशैली समझने के लिए गए, उस संगठन के 9 कार्य विभागों की जिम्मेदारी पूज्य दत्तोपंत जी को दे दी गई। अक्टूबर 1950 में श्री दत्तोपंत जी को इंटक की राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया गया और साथ ही तत्कालीन मध्य प्रदेश के इंटक के प्रदेश संगठन मंत्री भी उनको नियुक्त किया गया। तो हमारे ध्यान में आएगा कि उनकी जो कार्य कुशलता थी, उनकी जो कार्यशैली थी, उनकी जो क्षमता थी, किसी संगठन में जाना और उस संगठन का पहले राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनना, राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनना और एक प्रदेश का संगठन मंत्री चुना जाना, कहीं ना कहीं उनकी कार्य कुशलता पर हम गौरवान्वित होते हैं। श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी कहते थे कि पूज्य गुरु जी का ये आग्रह, अगर पूज्य गुरु जी ने ये आग्रह नहीं किया होता कि आपको मजदूर क्षेत्र में कार्य करना है, केवल ये आग्रह ही था। पूज्य दत्तोपंत जी कहते हैं कि गुरु जी का यह मात्र आग्रह ही था। केवल इंटक की कार्य पद्धति जानना पर्याप्त नहीं है, कम्युनिस्ट यूनियंस और सोशलिस्ट यूनियन की कार्य पद्धति भी जाननी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य को, उसको पूर्ण करने के लिए उसमें आने वाली बाधा, चुनौती, समस्याएं, इनके बारे में भी चिंतन करना पड़ता है। श्री दत्तोपंत जी ने इस दिशा में प्रयत्न प्रारंभ किए और 1952 से लेकर 1955 तक कालखंड में श्री दत्तोपंत जी कम्युनिस्ट प्रभावित ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन अर्थात AIBEA, जो उनका
कम्युनिस्टों का जो संगठन था, जो मजदूर संगठन था, उसके वो प्रांतीय संगठन मंत्री रहे। 1954 में, 1955 में RMS एम्प्लॉइज यूनियन नामक जो पोस्टल मजदूर संगठन था, वे उसके सेंट्रल सर्किल अर्थात जो मध्य क्षेत्र था, आज का मध्य प्रदेश, विदर्भ और राजस्थान, उसके वो अध्यक्ष रहे। इस कालखंड में 1949 से लेकर 1955 तक पूज्य ठेंगड़ी जी ने जो कम्युनिज्म का गहराई से अध्ययन किया, कम्युनिज्म के तत्व ज्ञान और कम्युनिस्टों की कार्य पद्धति आदि विषयों पर जो पूज्य गुरुजी रात रात कई घंटों तक विस्तृत चर्चा किया करते थे, उससे भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना लोकमान्य तिलक जी की 99वीं जयंती के अवसर पर देश के अन्य अन्य प्रांतों से आए हुए 35 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 23 जुलाई 1955 को भोपाल में भारतीय मजदूर संघ की एक अखिल भारतीय केंद्रीय कारागार, जो उनकी एक अखिल भारतीय केंद्रीय कामगार संगठन को रूप देकर जो स्थापना हुई, अलौकिक संगठन कौशल्य, परिश्रम की पराकाष्ठा, अचल ध्येय निष्ठा, विजयी विश्वास और पूज्य श्री गुरु जी के सतत मार्गदर्शन के बल पर श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने मात्र 3 दशक में ही उस समय के सबसे बड़े और कांग्रेस के प्रादुर्भाव से मजदूर संगठन बना इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात इंटक, उसको भी पीछे छोड़ दिया। पहले उस इंटक में कम्युनिज्म था, कम्युनिस्टों के बीच में पहले उनके विचार क्या थे वह समझना, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करना, और फिर उसी को इंटक को पीछे छोड़ दिया। सन 1989 में भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनकी सदस्यता 31 लाख थी। यह आज से 34 वर्ष पुरानी बात है। उस समय उनकी जो सदस्यता थी, मजदूर संघ की सदस्यता 31 लाख थी। जो कम्युनिस्ट पार्टियों से संबंध, एटक, इंटक, ऐसे कई जो संगठन कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, C2, उस सदस्यता, उन संगठनों से आए हुए जो मजदूर थे उनकी सदस्यता बहुत थी, सबसे अधिक वह संख्या थी। सन 2002 में भारतीय मजदूर संघ 81 लाख सदस्यता के साथ भारत का विशालतम श्रम संगठन बन गया। देश के सभी अन्य केंद्रीय श्रम संगठनों की कुल सदस्यता से कहीं अधिक। और हम विचार करें, आज से ठीक 10 वर्ष पूर्व अर्थात 2012 की गणना के अनुसार भारतीय मजदूर संघ की सदस्य संख्या, जो उनकी सदस्यों की संख्या थी, वो 1,71,00,000 से अधिक हो गई। तो हमारे लिए पूज्य दत्तोपंत जी की संकल्पना, ये हमारे विचार में, हमारे ध्यान में ये तुरंत क्लिक होती है कि उनकी जो संकल्पना थी, उनकी जो विचारधारा थी, कई बार हिंदू जीवन मूल्यों का जो हम संकलन करते हैं, हिंदू जीवन मूल्यों का जब अध्ययन करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वैचारिक, गैर राजनीतिक
प्रखर राष्ट्रवादी स्वायत्त और भारतीय मजदूर संघ नामक जन संगठन खड़ा किया। पूज्य श्री गुरुजी ने 1 नवंबर 1972 को ठाणे, तो महाराष्ट्र में स्थान है, उस बैठक में कहा कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने सोचा कि भारतीय मजदूर संघ मजदूर क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करें और इसका संगठन दत्तोपंत ठेंगड़ी जी खड़ा करें, तो यह काम उन पर सौंप दिया गया। उन्होंने बड़े परिश्रम किए, कार्यकर्ताओं की सहानुभूति और सहायता थोड़ी बहुत होगी ही, परंतु उन्होंने अकेले यह कार्य किया जिसको अंग्रेजी में सिंगल हैंडेड कहते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के काम में कार्यकर्ताओं को तो सही सहयोग होगा ही, लेकिन जो पूज्य दत्तोपंत जी का कार्य वह सिंगल हैंडेड है। अब भारतीय मजदूर संघ का बोलबाला भी काफी हो गया, श्रमिक क्षेत्र में ये एक शक्ति के रूप में खड़ा हो गया, इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। अभी ध्यान में आएगा कि ऐसी स्थिति है कि जो मजदूरों का क्षेत्र है उसमें जो कार्य करने वाले अन्य जो संगठन है, उनके पास ठोस विचार देने वाला व्यक्ति, उनके पास ठोस विचार देने वाला नेतृत्व ना के बराबर है। वे केवल आंदोलन के भरोसे हो हल्ला मचाकर अपनी लोकप्रियता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मजदूर क्षेत्र के लिए ठोस योग्य विचार देने की जो क्षमता अभी इस भारतीय मजदूर संघ में हमें दिखती है, वह देन है तो पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की देन है। पूज्य गुरु जी कहते भी हैं कि सिंगल हैंडेड है। हम सबको जीवन में एक शब्द सुनाई देता है कि प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव माने क्या? प्रादुर्भाव अर्थात ईश्वर प्रदत्त, जो सामान्य जिसका जन्म नहीं हुआ हो, जिसको किसी विशेष कार्य के लिए भेजा गया हो। पूज्य श्री गुरु जी और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के संबंध कैसे थे, इसके बारे में भी हम लोगों को जानने की रुचि रहती होगी। मैं माननीय पी परमेश्वरन जी, उनकी साहित्यिक भाषा का उपयोग करना चाहता हूं कि पी परमेश्वरन जी लिखते हैं कि दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उन थोड़े लोगों में से थे जो परम पूज्य श्री गुरु जी की मनोरचना अर्थात जो माइंड में उनके चल रहा है उसको समझने में समर्थ थे। अगर परम पूज्य श्री गुरु जी सनातन धर्म के हिमालय से निकलने वाली गंगोत्री थे, तो दत्तोपंत जी उस पवित्र जल में गहरी डुबकियां लगाने का अवसर प्राप्त करने वाले, वो उस डुबकी में अपने को आनंदित करने वाले वह महामानव थे। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के कालखंड में भी श्रद्धेय दत्तोपंत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्षेत्र के अनेक समानांतर दायित्वों का मजदूर संघ के साथ साथ वे अन्य दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे थे। इसी कालखंड में 1949 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य, हिंदुस्तान समाचार के संगठन मंत्री, 1951 से 1953 तक संगठन मंत्री भारतीय जनसंघ मध्य प्रदेश, 1956 से 1957 संगठन मंत्री भारतीय जनसंघ दक्षिणांचल। उस समय का दक्षिणांचल जिसमें अपना दक्षिण का क्षेत्र पूर्वोत्तर का क्षेत्र हुआ करता है, अर्थात वह चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण विषयों पर कार्य करने वाला वह व्यक्तित्व पूज्य दत्तोपंत जी ठेंगड़ी। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के व्यक्तिगत जब उनके व्यक्तित्व का हम
चित्रण करते हुए विचार करते हैं और सहज उनके बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो लिखते हैं कि रहन सहन की सरलता, अध्ययन की व्यापकता, चिंतन की गहराई और ध्येय के प्रति जो समर्पण, लक्ष्य की जो स्पष्टता, साधना का जो सातत्य और कार्य की जो सफलता का विश्वास श्री ठेंगड़ी जी का व्यक्तित्व रूपायित करते हैं। माने ठेंगड़ी जी माने क्या? ठेंगड़ी जी माने श्रेष्ठ योगी। इतना ही नहीं, भारतीय जन संघ की स्थापना हो चुकी थी। वैचारिक प्रादुर्भाव की भी आवश्यकता थी। राजनीतिक संगठन भारतीय जनसंघ में 1964 से लेकर 1976 तक पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी 2 बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए। राज्यसभा में जाने का निर्णय हुआ तो दत्तोपंत जी कहते हैं कि मैंने पूज्य श्री गुरु जी से पूछा, मुझे आप राज्यसभा क्यों भेज रहे हैं? तो श्री गुरु जी कहते हैं, जाओ, भाषण दो, विश्राम करो, बहुत परिश्रम किया है। क्षण भर में ही गंभीर स्वर में बोले, एक और भी काम हो सकता है। राज्यसभा में अनेक दलों और अनेक विचारधाराओं के वरिष्ठ लोग आते हैं, उनके साथ व्यक्तिगत चर्चा, व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत मित्रता जो स्थापित करने का अवसर है। आप जाओ और आगे चलकर अपने कार्य के लिए उपयोगी बनो। परम पूज्य श्री गुरु जी कितना आगे का सोचते थे। यह बात आपातकाल के विरुद्ध चलाए गए देशव्यापी आंदोलन के, जो हमारे ऊपर आपातकाल के समय आंदोलन चलाया गया, उस समय जो पूज्य गुरु जी कितना आगे सोचते थे ध्यान में आता है। राज्यसभा में कार्यकाल के दौरान देश के सभी प्रमुख राजनीतिक नेताओं से, समाजवादियों से लेकर साम्यवादियों तक श्रद्धेय दत्तोपंत जी के अत्यंत व्यक्तिगत संबंध होने के कारण आपातकाल विरोधी आंदोलन में सभी का सहयोग और विश्वास संपादित करना सहज संभव हुआ। तो ध्यान में आता है कि श्री गुरुजी ने जो पूज्य दत्तोपंत जी के लिए उनके मन में जो, उनके मस्तिष्क में जो विचार स्थापित हुआ कि इनको राजनीतिक क्षेत्र में भेजकर जो वैचारिक नेता है, विचार है, उनसे अपना सहज विचार स्थापित किया जा सकता है, और वो संभव हुआ। 1964 से लेकर 1976 तक राज्यसभा के सदस्य के रहते हुए आपने राज्यसभा के अनेक दायित्वों का महत्वपूर्ण निर्वहन किया। 1968 से लेकर 1970 तक आप राज्यसभा के उपाध्यक्ष और उस उपाध्यक्ष मंडल के माननीय सदस्य रहे। 1965 से 1966 तक संसद की हाउस कमेटी के सदस्य रहे और 1968 से 1970 तक सार्वजनिक उद्योग समिति के सदस्य रहे। अर्थात जहां उनको जिस कार्य में लगाया गया उस कार्य में 100% मन, मस्तिष्क, बुद्धि, कार्य कुशलता, संगठन कौशल्य वे कैसा हो, वह पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जैसा हो। इतना ही नहीं, अब भारत में काम को गति मिल चुकी थी, राष्ट्रवादी विचारधारा का पुनरुत्थान हो चुका था, कार्यकर्ताओं की, संगठन के विस्तार की कहीं ना कहीं संख्या प्रबल हो गई थी। तो उस समय सोवियत रूस की यात्रा
और कम्युनिज्म से जो उनका साक्षात्कार हुआ वह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 1969 में लोकसभा अध्यक्ष, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी, उनकी अध्यक्षता में राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल वीके बनर्जी के मंत्रित्व में जो भारतीय संसद के शिष्टमंडल का सोवियत रूस जाने का कार्यक्रम तय हुआ, उस समय श्री वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी ने इस संसदीय प्रतिनिधि मंडल में जाने के लिए दत्तोपंत जी का नाम प्रस्तावित किया, अर्थात तत्कालीन राष्ट्रपति ने कहा कि इस प्रतिनिधि मंडल में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को भी भेजा जाना चाहिए। श्री वीवी गिरी तत्कालीन राष्ट्रपति, जो स्वयं मजदूर क्षेत्र से संबंध रखते थे, चाहते थे कि सोवियत रूस में औद्योगिक संबंधों का स्वरूप क्या है, इसका बारीकी से और निरपेक्ष भाव से अध्ययन करके अगर सम्यक जानकारी प्राप्त हो तो वो पूज्य दत्तोपंत जी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद श्री वीवी गिरी तत्कालीन राष्ट्रपति रूस दौरे पर जाने वाले थे। 16 दिनों की सोवियत रूस यात्रा में उनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बंगाल में प्रभावी नेतृत्व हीरेन मुखर्जी एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के श्री शील भद्रिया जी, वो उनके साथ प्रमुख रूप से थे। इस प्रतिनिधि मंडल के साथ 16 दिनों तक सोवियत रूस तथा हंगरी की यात्रा की। पूज्य दत्तोपंत जी ने साम्यवाद का जो वास्तविक स्वरूप था उसकी बारीकी से अध्ययन करने का, उसकी जो साम्यवादी विचारधारा थी, उसके जो अंतर विरोध थे, उसके प्रत्यक्ष अनुभव करने का और जो उस विचारधारा में जो खोखलापन था उसको समझने का दत्तोपंत जी ने आत्मविश्वास पूर्वक राष्ट्र को आश्वस्त करते हुए कहा कि साम्यवाद अपने अंतर विरोधों के कारण, जब सोवियत रूस और उनकी यात्रा हुई तब पूज्य दत्तोपंत जी ने कहा कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म के बारे में कि जो साम्यवाद है वे अपने अंतर जो विरोध है उनके कारण वो स्वतः समाप्त होने वाला है और साम्यवाद को समाप्त करने के लिए किसी को प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। देश भर में अपने उद्बोधनों में पूज्य दत्तोपंत जी कहते थे और ये उद्घोष दिए थे, उनका एक उद्घोष था कि उस समय दुनिया के आधे देशों पर लाल झंडा लहरा रहा था। कोई भी जानकार व्यक्ति ऐसी बात मानना तो दूर, सोचना भी समझदारी नहीं मानता था। ऐसे सटीक विश्लेषक पूज्य दत्तोपंत जी आज परिणाम हम सभी के सामने है। यही नहीं, पूज्य दत्तोपंत जी ने चीन की यात्रा की। उस समय जो चीन का रेडियो था और चीन यात्रा के बाद जब दत्तोपंत जी भारत आने वाले थे तो दत्तोपंत जी की विदाई का जो चीन के रेडियो पर वहां पर उसका प्रसारण हुआ। भारतीय किसान संघ की स्थापना हो, सामाजिक समरसता मंच, स्वदेशी जागरण मंच, आर्थिक साम्राज्यवाद के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की हो, भले ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में एक नया रूप दिया हो, ऐसे अन्य संगठनों के संस्थापक पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के स्मरण हमारे ध्यान में आते हैं। हमारे ध्यान में आते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमने देखा है कि हमारा धर्म ही हमारे तेज, हमारे बल, यह नहीं कि हमारे राष्ट्रीय जीवन का भी मूल आधार है। इस समय मैं यह तर्क वितर्क करने नहीं जा रहा हूं कि धर्म उचित है या नहीं, सही है या नहीं।
और अंत तक ये लाभदायक है या नहीं, ऐसा पूज्य विवेकानंद जी कहते थे। कहते थे कि तुम जो युगों के धक्के सहकर भी अक्षय हो, इसका अगर कारण है तो केवल यही है कि आपने धर्म के लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया, उस पर सब कुछ न्योछावर किया। तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म रक्षा के लिए सब कुछ साहस पूर्वक सहन किया, मृत्यु के भी उन्होंने हृदय से लगाया। विदेशी विजेताओं द्वारा मंदिर के मंदिर तोड़े गए, दक्षिण के कुछ पुराने मंदिर और गुजरात के सोमनाथ जैसे मंदिर तुम्हें विपुल ज्ञान प्रदान करेंगे। पूज्य विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारे राष्ट्र का जीवन प्रवाह है, इसका अनुसरण करेंगे तो यह तुम्हें गौरव की ओर ले जाएगा, और इसको छोड़ोगे तो मृत्यु निश्चित है। अगर तुम उस जीवन प्रवाह से बाहर निकल आए तो मृत्यु ही एकमात्र परिणाम होगा और पूर्ण नाश ही एकमात्र परिणति होगी। का भाव मन में लेकर पूज्य दत्तोपंत जी ने जो अपनी संकल्पना स्थापित की, जो देश के लिए अपना कुशल संगठन कौशल दिया, उससे उनकी संकल्पना हमारे ध्यान में आती है। तो उनकी संकल्पना क्या थी? अपना राष्ट्र कैसा हो, अपना राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र हो, सुसंस्कृत समाज हो, और जो देश की सीमाएं हैं वो सुरक्षित हो। सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से हिंदुस्तान प्राचीन काल से ही समृद्ध राष्ट्र रहा। हम सबके ध्यान में आएगा कि अगर कहीं पर भी देश में, किसी भी देश में विविधताओं का देश कहा जाता है तो वह भारत को कहा जाता है। अनेकता में एकता, या 7-7 कोस पर भाषा बदलती है, पानी बदलता है, लेकिन विचार वही कि मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। दुनिया के लगभग हर भाग में भारत से कपड़ा जाता था। ढाका की जो मलमल थी वह विश्व प्रसिद्ध थी। दूसरी शताब्दी में भारतीय इस्पात जो था, भारत का जो लोहा इस्पात था, उसका हम व्यापार करते थे। मुख्यतः इसका इस्तेमाल ईरान, मध्य पूर्व और अरब देशों में तलवार और कवच बनाने में होता था। ऐसा भारत, लेकिन ऐसे भारत में जो लोग सच्चे और आदरणीय होते, उनके साथ छल, उनके साथ धोखेबाजी और उनके साथ कपट नहीं, व्यापार, समृद्ध राष्ट्र, सुसंस्कृत समाज और जो देश की सीमाएं हैं वो कैसे सुरक्षित हों, इसकी संकल्पना लिए हुए पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उनके बारे में वर्णित करना सरल नहीं है। लेकिन चूंकि समय की भी बाध्यता है और मुझे इस व्याख्यान माला में कहा गया है कि आपको विषय रखना है, तो पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जीवन से एक लक्ष्य, एक संदेश कि पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी अर्थात श्रेष्ठ योगी, ये ध्यान में आता है। पूज्य दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने काफी संगठनों में महत्वपूर्ण कार्य करने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के पश्चात, जैसा ईश्वर को मंजूर, दिनांक 14 अक्टूबर अमावस्या का दिन 2004 को पुणे में पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का महानिर्वाण हुआ। पूज्य दत्तोपंत जी ठेंगड़ी चले गए, वह नाम चला गया, लेकिन उनका विचार हजारों वर्ष तक देशभक्तों को मार्गदर्शन देता रहेगा। पूज्य दत्तोपंत जी लगभग 200 से अधिक छोटी बड़ी पुस्तकें लिखी, सैकड़ों प्रतिवेदन प्रकाशित किए,
एवं हजारों की संख्या में आलेख पत्र उनकी पत्रिकाओं में प्रकाशित है। ऐसे पूज्य व्यक्तित्व को नमन। और जैसे मैं शुरुआत में सोच रहा था कि हम महापुरुषों का स्मरण क्यों करते हैं, तो वह स्मरण की जो व्याख्यान माला अभी 1-1.25 घंटे चली, उससे ध्यान में आएगा कि वह हमको हमने हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए वो हमको दृढ़ संकल्पित करती है कि हमारे महापुरुषों का हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र के लिए क्या योगदान रहा है। मैं पूज्य दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उनके विचारों को सत सत नमन करता हूं एवं लोक पहल जो एक विशेष कार्य के लिए और अनामिकता के भाव से जो व्याख्यान माला आप प्रसारित करते हैं, केंद्रित करते हैं, उसके लिए मैं लोक पहल को साधुवाद देता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। समस्त लोक पहल समिति को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय जय वंदे मातरम। मानवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत ही ऊर्जावान आपका आज का वक्तव्य रहा और हम लोग बहुत अच्छी तरह से सुना और इतना आनंदमयी, इतनी जानकारी मैं समझता हूँ किसी भी वक्ता के पास होगी। आज पहली बार मैंने आपको सुना है। मैं आपको पुनः धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, वंदन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका मानवेंद्र जी।